गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएससी बीएड का जो टॉपिक पहली क्लास में पढ़ रहे थे उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो हमने पहले वाले लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा, भोजन के घटक, जिसमें से हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण ये सब पढ़ लिए थे। अब जो दो और घटक होते हैं भोजन के लिए जो मनुष्य के लिए आवश्यक होते हैं, उसमें से एक होता है विटामिन और अगला होता है जल। जल तो आप सबको ही पता है कि हमारी बॉडी में लगभग 50 से 80% तक जो हमारी बॉडी होती है वो जल से मिलकर बनी होती है। जल आवश्यक होता है, ठीक है। और जो हमारी बॉडी की प्रत्येक कोशिका होती है उसके कोशिका द्रव्य में भी जल काफी मात्रा में पाया जाता है। तो जल तो आप सबको पता है कि हमारे जीवन के लिए या हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं उन सबको करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। तो ये हो गया जल, एक और भोजन का घटक। और अब एक लास्ट घटक बचता है विटामिन। तो देखो जैसे जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा थे वो सब क्या है, हम बाह्य पदार्थों से अपने शरीर में ग्रहण करते हैं और हमारा शरीर कुछ मात्रा में उनको बनाता भी है। लेकिन जो खनिज लवण हो गए, ठीक है, वो हमें बाह्य पदार्थों से ही प्राप्त करने पड़ते थे, हमारा शरीर उनको नहीं बनाता है। वैसे ही जो विटामिन है उनको क्या है, हम बाह्य पदार्थों से या जो भी मतलब सब्जियां हैं, फ्रूट वगैरह है, उनमें जो विटामिन पाए जाते हैं, तो अगर हम वो सब्जियां और फ्रूट खाएंगे तभी वो विटामिन हमारे शरीर में पहुंच पाएंगे, वरना हमारा जो शरीर है वो अपनी शारीरिक क्रियाओं से या फिर हमारा शरीर अपनी बॉडी के अंदर मतलब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन का निर्माण नहीं होता, वो हमें बाह्य तत्वों से ही ग्रहण करने पड़ते हैं। तो देखो अब जितने भी विटामिन हैं 6 प्रकार के विटामिन होते हैं, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब देखो जिसमें से अब ये जितने भी विटामिन है वो सब क्या है, हमें जैसे कि पत्तेदार सब्जियों से, ठीक है, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उनसे, फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स होते हैं हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, जितने भी सब्जियां होती है, दूध दही वगैरह से, ठीक है, उनसे भी हमें विटामिन प्राप्त होते हैं। और जो मछली वगैरह होती है, मीट या मांस वगैरह होता है, उनसे भी हमें बहुत प्रकार के विटामिन प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले है विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी कहते हैं, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है, जैसे कि जो हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, गाजर वगैरह हो गई, ठीक है। और जो विटामिन ए है उसकी कमी से हमें रतौंधी रोग हो जाता है। तो रतौंधी रोग में के क्या लक्षण होते हैं कि रात्रि के समय मनुष्य को या तो कम दिखाई देता है या फिर रात के समय उसको दिखाई देना बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। तो इस रोग से सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, जिन भी पदार्थों में जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, गाजर वगैरह हो गई, दूध वगैरह हो गई, तो हमें इन सब पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिससे हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी ना हो, ठीक है। अब दूसरा है विटामिन बी। तो देखो विटामिन बी जो है वो क्या है, और भी कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है, जैसे विटामिन ए, बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, ऐसे विटामिन बी के और अलग अलग पार्ट भी होते हैं, ठीक है। और जो विटामिन बी और विटामिन सी है वो क्या होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो होता है विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। अब है विटामिन सी और विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। अब जो विटामिन सी है वो क्या होता है, खट्टे पदार्थों में ज्यादा पाया जाता है, जैसे आंवला हो गया, संतरा, नींबू, टमाटर, ठीक है, ये सब। उसके बाद आता है विटामिन डी। तो विटामिन डी आप लोगों को पता है कि हमारी हड्डियों के लिए कितना ज्यादा आवश्यक होता है। हमारी जो हड्डियां होती है उनमें एक तो कैल्शियम आयन पाया जाता है और दूसरा विटामिन डी की सहायता से वो अपनी मजबूती को प्राप्त करती है। तो जो विटामिन डी है वो किसमें, जो भी दूध या फिर जो भी प्रोटीन वाले पदार्थ होते हैं, जैसे दूध हो गई, मूंगफली हो गई, चने या फिर जो भी दालें वगैरह होती है, या फिर मांस, मीट, ये सब होते हैं, इनमें विटामिन डी पाया जाता है। और अगर हम विटामिन डी की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमें रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसमें क्या होती है, जो हमारी हड्डियां होती है वो कमजोर हो जाती है। उसके बाद होता है विटामिन ई। तो जो विटामिन ई होता है वो हमारे बालों के लिए और हमारी जो स्किन होती है उसके लिए आवश्यक होता है, ठीक है। उसके बाद आता है विटामिन के, सबसे लास्ट वाला विटामिन। तो देखो विटामिन के काम क्या करता है कि अगर मतलब मान लो कभी हमें चोट लग गई, ठीक है, और हमारा खून बहना स्टार्ट हो गया, तो हम देखते हैं ना कि खून बहने के थोड़ी देर बाद क्या होता है, उस स्थान पे एक थक्का सा बन जाता है जिसको हम रक्त का थक्का कहते हैं। तो जो विटामिन के होता है वो हमारे रुधिर का या हमारे रक्त का थक्का बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सेदार होता है, ठीक है। तो विटामिन के की अगर
हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा, जिससे मनुष्य का रक्त बहता ही जाएगा और अंत में क्या होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जो विटामिन के है, वैसे तो सभी विटामिन ही हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं, ठीक है, और विटामिन के भी, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है। अब भोजन के सारे अवयव हमने पढ़ लिए। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, वसाएं, विटामिन, खनिज लवण और जल। अब हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र में आगे कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। अब पाचक एंजाइम क्या करते हैं कि जितने भी जो भोजन के अवयव है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह, तो उनका पाचन करने में, उनको जटिल अणुओं से सरल अणुओं में तोड़ने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये पाचक एंजाइम किनके द्वारा स्रावित किए जाते हैं, तो ये देखो, अग्नाशय के द्वारा, ठीक है, और जो हमारी लार ग्रंथियां होती है और जो हमारा अमाशय होता है, ठीक है, उन सब के द्वारा क्या है, बहुत सारे पाचक एंजाइम स्रावित किए जाते हैं। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, इन पाचक एंजाइमों को या फिर जो भी भोजन के अवयव होते हैं उनके पाचन की क्रिया को बढ़ा देते हैं, जिनको उत्प्रेरक बोलते हैं हम। और इन उत्प्रेरकों को ही हम क्या बोलते हैं, पाचक एंजाइम। तो पाचक एंजाइम कौन से हो गए, जो हमारे शरीर में जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं और उस भोजन के अंदर जो भी तत्व पाए जाते हैं, जो भी भोजन के घटक थे, उनको जटिल अणुओं से सरल अणुओं में तोड़ते हैं, जिससे जो भी उनके सरल अणु हैं उनको हमारा शरीर अवशोषित कर सके और उनका हम अच्छे से उपयोग ले सके हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाएं करने में, ठीक है। तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं, सबसे पहला पाचक एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या करता है, हम अपने शरीर में जो भी कार्बोहाइड्रेट वाले तत्व ग्रहण करेंगे, उन कार्बोहाइड्रेट वाले तत्वों को क्या है, ये सरल अणुओं में तोड़ेगा, ठीक है। तो मतलब मान लो ये हो गए कार्बोहाइड्रेट वाले तत्व आर, और इसका अपघटन होगा जल के माध्यम में, ठीक है। वैसे जल के माध्यम में अगर कोई अपघटन होता है तो उसकी क्रिया धीमी होती है। तो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेजेज एंजाइम, तो ये कोई कार्बोहाइड्रेट अणु हो गया। जब जल के साथ इसका जल अपघटन होगा तो दो प्रकार के अणु बनेंगे, एक बनेगा कार्बोहाइड्रेट के साथ OH ग्रुप वाला अणु और दूसरा बनेगा कार्बोहाइड्रेट के साथ हाइड्रोजन वाला अणु, ठीक है। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो एंजाइम है वो भी आगे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला पॉलीसेकेराइडेज। तो जो पॉलीसेकेराइडेज एंजाइम है ये क्या करते हैं, देखो जब कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि तीन प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो जो ये पॉलीसेकेराइडेज एंजाइम है ये क्या करता है, जितने भी पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको क्या करता है, ये डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। और ये जो एंजाइम है वो कौन से, लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं और अग्नाशय द्वारा स्रावित होते हैं। तो पॉलीसेकेराइड हमने क्या पढ़ा था, जैसे सेलुलोज पढ़ा था और स्टार्च पढ़ा था, ठीक है। तो सेलुलोज पादपों की कोशिकाओं में संचित पदार्थ के रूप में पाया जाता है और जो स्टार्च है वो जीवों की कोशिकाओं में संचित पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो उनको ये डाइसेकेराइड या फिर मोनोसेकेराइड में तोड़ने का कार्य करते हैं, जिससे उनसे हम ऊर्जा प्राप्त कर सके। दूसरा एंजाइम है डाइसेकेराइडेज। तो ये वाले एंजाइम क्या करते हैं, जो भी डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं कि डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के बीच में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है उस पर क्रिया करते हैं, उसको तोड़ते हैं और उसको तोड़ने के पश्चात जो डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के अणु हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और वो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। सबसे पहले माल्टेज। तो जो माल्टेज एंजाइम है वो क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दो अणुओं में विभाजित कर देता है, ठीक है। तो जो माल्टेज एंजाइम होगा ये करेगा माल्टोज को परिवर्तित। तो माल्टोज क्या है, एक डाइसेकेराइड है। माल्टोज को ये तोड़ेगा ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों क्या है, मोनोसेकेराइड। उसके बाद में सुक्रेज, ये क्या करेगा, सुक्रोज को दो ग्लूकोज अणुओं में तोड़ देगा। तो सुक्रोज डाइसेकेराइड और जो ग्लूकोज अणु बनेंगे वो होंगे मोनोसेकेराइड, ठीक है। उसके बाद में लैक्टेज, तो ये क्या करेगा, लैक्टोज को तोड़ता है मोनोसेकेराइड्स में, ठीक है। तो ये तो हो गए कार्बोहाइड्रेट एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे या फिर उसकी छोटी इकाइयों में तोड़ देते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीनेजेज, या कि ये क्या करेंगे, प्रोटीन के
जितने भी जटिल तत्व हैं या जितने भी जटिल अणु हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले इनमें क्या होता है, कौन सा एंजाइम में है, एंडोपेप्टिडेजेज एंजाइम। ठीक है, तो जो एंडोपेप्टिडेजेज एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोटीन के जितने भी जटिल अणु हैं उनको सरल अणु में तोड़ देते हैं, और जितने भी प्रोटीन के अणु होते हैं उनके बीच में पेप्टोज बॉन्ड पाया जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, उसी तरह जो प्रोटीन के अणु हैं उनके बीच में पेप्टोज बॉन्ड पाया जाता है। तो ये उन पेप्टोज या फिर पेप्टिडेज बंधों को तोड़ देते हैं, जिससे जो प्रोटीन के जटिल अणु है वो सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। सबसे पहला एंडोपेप्टिडेज, इसके अंदर दो प्रकार के एंजाइम आते हैं, पहला ट्रिप्सिन आता है और दूसरा आता है पेप्सिन। तो देखो जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो क्या करता है, क्षारीय माध्यम में कार्य करता है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है इसका पीएच होता है 7 से 9, और हमें पता है कि जब पीएच का मान 7 से ज्यादा होता है तो वो क्षार का होता है। तो ट्रिप्सिन इसका पीएच 7 से 9, इसीलिए जो ट्रिप्सिन एंजाइम होगा वो क्या करेगा, क्षारीय माध्यम में कार्य करेगा। तो देखो ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज करता है एंटेरोकाइनेज की हेल्प से। ठीक है, ट्रिप्सिन एक तो क्षारीय माध्यम में काम करेगा और ये क्या करेगा, ट्रिप्सिनोजन जो कि प्रोटीन का जटिल अणु है उसको ट्रिप्सिन में चेंज कर देगा, जो कि प्रोटीन का सरल अणु है, और इनके लिए एंजाइम चाहिएगा एंटेरोकाइनेज। ट्रिप्सिन, उसके बाद आएगा पेप्सिन। तो जो पेप्सिन एंजाइम है वो क्या करेगा, अम्लीय माध्यम में कार्य करेगा। ठीक है, इसका अम्लीय माध्यम होता है, इसका पीएच मान होता है 1 से 5 तक। ठीक है, जो पेप्सिन है वो क्या करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में चेंज करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सहायता से। क्यों, क्योंकि इसकी जो प्रकृति है वो अम्लीय प्रकृति होती है, इसका पीएच 1 से 5 तक होता है, इसीलिए इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एक अम्ल की आवश्यकता होती है, जिसकी सहायता से ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में परिवर्तित कर सके। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, एक और एंजाइम है प्रोटीनेजेज में ही कैथेप्सिन। इसमें पहला एंजाइम है रेनिन। तो रेनिन क्या करेगा, कैसिनोजन को कैसिन में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, कैसिनोजन को कैसिन में परिवर्तित करेगा, जिसमें एंजाइम की भूमिका निभाएगा रेनिन, और इसके लिए कैल्शियम आयन की भी जरूरत होती है। ठीक है, एक और एंजाइम है एसोपेप्टिडेजेस। ये भी क्या करेंगे, जो पेप्टिन बॉन्ड प्रोटीन के अणुओं के बीच में उपस्थित होते हैं उनको तोड़ देंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, पाचक एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो कि पाचक रस स्रावित करते हैं, या फिर जो जितने भी भोजन के अवयव होते हैं उन भोजन के अवयवों को उनके जटिल अणुओं से सरल अणुओं में तोड़ते हैं, जिससे हमारा शरीर उन अणुओं को अवशोषित कर सके और अपने जितने भी कार्य हैं उनको सुचारू रूप से कर सके। तो पहला एंजाइम हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेजेज। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के अणुओं पर क्रिया करता है। इसमें पहला है पॉलीसेकेराइड और दूसरा है डाइसेकेराइडेज। पहला पॉलीसेकेराइडेज, ये क्या करेगा, जितने भी कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेकेराइड है उनको डाइसेकेराइड में चेंज कर देगा, और ये जो एंजाइम है वो लार ग्रंथि तथा अग्नाशय द्वारा स्रावित किए जाते हैं। अगला है डाइसेकेराइडेज। तो ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट के डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में परिवर्तित करेगा। इसके उदाहरण हो गए माल्टेज। माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करता है। सुक्रेज, ये सुक्रोज को ग्लूकोज के 2 अणुओं में तोड़ता है। और अगला है लैक्टोज, ये लैक्टेज, ये लैक्टोज को उसके सरल अणुओं में तोड़ता है। ये हो गया कार्बोहाइड्रेजेज एंजाइम। दूसरा आएगा प्रोटीनेजेज एंजाइम। ये क्या करेगा, जो प्रोटीन के अणु है या फिर उनके बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है उनको तोड़ के प्रोटीन के जटिल अणुओं से सरल अणुओं का निर्माण करेगा। तो इसमें पहला एंडोपेप्टिडेज, इसमें भी 2 प्रकार के एंजाइम आते हैं, पहला ट्रिप्सिन और दूसरा पेप्सिन। जो ट्रिप्सिन होता है वो क्या करता है, क्षारीय माध्यम में कार्य करता है, इसका पीएच होता है 7 से 9, और ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में परिवर्तित करता है एंटेरोकाइनेज की सहायता से। दूसरा पेप्सिन, तो पेप्सिन क्या होता है, एक एंजाइम है जो कि अम्लीय माध्यम में कार्य करता है, इसका पीएच होता है 1 से 5 तक, और ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सहायता से। अगला कैथेप्सिन एंजाइम, इसमें पहला पाया जाता है रेनिन। रेनिन क्या करता है, कैसिनोजन को कैसिन में परिवर्तित करेगा रेनिन की सहायता से और कैल्शियम आयन की सहायता से। अगला एंजाइम एसोपेप्टिडेज, ये भी क्या करेगा, प्रोटीन के बीच में जो भी पेप्टाइड बॉन्ड होंगे उनको तोड़ देगा। एक और एंजाइम पाया जाता है लाइपेजेज। ठीक है, तीसरा हो गया लाइपेजेज। ठीक है,
तो ये क्या करता है, लाइपेज को उसके जटिल अणुओं से सरल अणुओं में तोड़ता है। लाइपेज क्या होती है, वसा, ठीक है, वसा जो कि सेलुलोज और स्टार्च के रूप में हमारी कोशिकाओं में उपस्थित रहती है, ठीक है। तो ये आज हमने सारे पाचक एंजाइम पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पाचन की क्रियाविधि, कि पाचन की क्रियाविधि के लिए हमारे शरीर में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, वो कौन कौन से भोजन के तत्वों का या भोजन के अवयवों का अवशोषण करते हैं, कौन कौन से भोजन के अवयवों को तोड़ते हैं, उनका क्या कार्य होता है, उसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।